आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नरेंद्र मोदी अब आक्रमण करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब चुपचाप हमला नहीं सहा जाएगा। अगर विरोधी संविधान करेंगे तो संविधान की कॉपी पॉकेट में लेकर घूमेंगे तो उन्हें इमरजेंसी वाला चैप्टर याद दिलाया जाएगा। अगर मोदी के विरोधी संविधान बचाओ का नारा लगाएंगे तो मोदी की पार्टी संविधान हत्या दिवस जोर शोर से मनाएगी। 2024 के चुनावी नतीजों का जब बीजेपी ने मंथन किया तो एक बात समझ में आई, और वो ये है कि विरोधियों ने फेक नैरेटिव का जाल ऐसा बुना कि वोटर कंफ्यूज हो गया, चकमे में आ गया, और ये फेक नैरेटिव चला ही जा रहा है। उपचुनाव के रिजल्ट भी क्या उसी फेक नैरेटिव का नतीजा है, या फिर बिल्कुल नई बात वोटर तक चल रही है? क्या सरकार के खिलाफ कोई नया माहौल खड़ा हो गया है? क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? देश के पॉलिटिकल टेम्परेचर को सही तरीके से नापते हैं इस रिपोर्ट में। 24 का नतीजा आए, 944 घंटे बीत गए, मगर आज भी संविधान पर कितना शोर मच रहा है। मोदी को तीसरी बार शपथ लिए 816 घंटे से ज्यादा हो गए, बावजूद इसके संविधान वाला सियासी मसला कितना चल रहा है? क्या संविधान पर हमले वाला नैरेटिव आज भी ठंडा नहीं पड़ा है? क्या संविधान खतरे में है वाली हवा इस वक्त भी चल रही है? अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या संविधान ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? लग तो ऐसा ही रहा है। अब की बार संविधान की हत्या वाला एक नया ट्रेंड चल रहा है। कांग्रेस एक बार फिर संविधान करने लगी है। प्रियंका भी अपनी टाइमलाइन पर संविधान लिखने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष भी संविधान करने लगे हैं। इंडिया अलायंस वाले एक बार फिर टॉप ट्रेंडिंग है। 24 के चुनाव में सबसे बड़ा चैप्टर ही संविधान वाला था। इस चैप्टर को लिखने वाले राहुल गांधी थे, इंडिया अलायंस वाले थे। चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए, मोदी पीएम बन गए, विरोधी संविधान पर ही अटक गए। सड़क से लेकर संसद तक संविधान होता रहा। चुनाव के वक्त हर मोदी विरोधी के पॉकेट में संविधान की लाल कॉपी थी। सब वो कॉपी अपनी पॉकेट में लेके घूमते थे, और अब उस पॉकेट से एक बार फिर संविधान वाली डायरी निकली है। मोदी के हर विरोधी ने एक बार फिर वही संविधान वाला पुराना टेप ऑन कर दिया है। सरकार ने 10 साल संविधान की हत्या की, 10 साल, आज भी हत्या हो रही है। 10 साल मोदी जी का सरकार है, दर दिन आपातकाल की स्थिति है। आप कौन से संविधान के रखवालदार हो, चौकीदार हो? संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान के हर सफ़े को, हर हर्फ को, हर पन्ने को आप तार-तार कर रहे हैं। इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। मोदी ने 10 सालों तक जिस संविधान को अपने माथे से लगाया, विरोधियों ने उसी संविधान को खत्म करने का आरोप मोदी पर लगा डाला। 24 का पूरा चुनाव ही इंडी गुट ने संविधान खतरे में है के नैरेटिव पर लड़ा, और इसका जबरदस्त नुकसान मोदी की पार्टी को हुआ। इसे यूपी के एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि राहुल और अखिलेश के संविधान खतरे में है वाले फॉल्स नैरेटिव का घाटा बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा हुआ। एक पोस्ट पोल एनालिसिस के मुताबिक यूपी में 92% मुसलमानों, 82% यादवों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया। गैर जाटव दलितों का 56% वोट भी इंडी को ही मिला। 25% जाटव दलितों ने भी इंडी को ही चुना। अब की बार एनडीए को गैर जाटव दलितों का केवल 29% वोट मिला, जो 2019 में जीते गए 48% से काफी कम है। इसी तरह विपक्ष ने ईवीएम पर झूठ फैलाया। उसका नतीजा क्या हुआ, ये एक पोस्ट पोल सर्वे में पता चला। करीब 26% वोटर्स को ईवीएम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। 30% वोटर्स का ईवीएम से भरोसा उठ गया। 24 के चुनाव के 7 फेज में विपक्ष के इस फॉल्स नैरेटिव की काट बीजेपी नहीं ढूंढ पाई।
बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। मोदी अपने वोटर्स को संविधान के खिलाफ फैलाए जा रहे विपक्ष के झूठ का काउंटर नहीं दे पाए। सफाई देने से भी कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 303 से 240 पर आ गई। मगर अब इंडिया अलायंस के संविधान खतरे में है वाले झूठे नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी संविधान की हत्या वाला एक नया चैप्टर लेकर आई है। वैसे तो ये चैप्टर 25 जून 1975 यानी इमरजेंसी के दौर का है, लेकिन बीजेपी अब देश को ये बताना चाहती है कि संविधान की हत्या करने वाली तो कांग्रेस पार्टी थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश पर आपातकाल थोपा, उस 25 जून की तारीख को अब मोदी सरकार हर साल संविधान हत्या दिवस के तौर पर देश को याद दिलाएगी। जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है, तब तब संविधान की हत्या हुई है। जितनी इनके हाथ में सत्ता आई है, अगर राज्य में आई है तो उतनी संविधान की हत्या की गई है। कल तक जो संविधान की हत्या के मुसलसल गुनहगार हैं, कल तक संविधान की हत्या के जो मुसलसल गुनहगार हैं, वही आज संविधान बचाओ के फर्जी झंडा बरदार हैं। खड़गे जी सदन के पटल पे खड़े होकर बोल चुके, मैं तो जो हूं सोनिया जी की वजह से हूं। ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष बड़ा है या सांसद बड़ा है? और उन्हें याद नहीं है कि संविधान के द्वारा निर्धारित सर्वोच्च संस्था कैबिनेट का प्रस्ताव फाड़ने वाले, यह संविधान की हत्या नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह भी उनको किसी से कहलवाया गया है। वैसे इसकी तैयारी तो उसी दिन यानी 26 जून 2024 को कर ली गई थी, जब ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे और उन्होंने लोकसभा के भीतर एक रिजोल्यूशन पढ़कर लोकतंत्र की हत्या के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में मोदी ने भी उसका जिक्र किया था। आपातकाल इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर पर सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था। और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था। 24 के चुनाव ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की सियासत में संविधान बहुत बड़ा मुद्दा है। विरोधियों ने 24 में तो झूठ फैलाकर इसका फायदा उठा लिया, लेकिन 24 से आगे ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए मोदी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो। कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है। ये बहुत गलत बात है। अगर आज चुनाव हो जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा संविधान ही रहेगा। मोदी के दुश्मनों को ये बात पता है, इसलिए जैसे ही मोदी सरकार संविधान हत्या दिवस वाला नैरेटिव लेकर आई, इंडिया अलायंस का हर नेता दाना पानी लेकर मोदी पर टूट पड़ा, मोदी को टारगेट करने लगा, झूठ पर आधारित एक नई कहानी बनाने लगा। उनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उनके पास बहुमत नहीं है, लोगों ने उसको नकारा है, लोगों ने उसको हराया है, तो क्या बोल रहे ये लोग? उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं, उस वक्त वो कितने साल के थे मुझे पता नहीं। इनके पास कोई काम बचा नहीं है। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया,
इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। 24 के चुनाव में जो मोदी के खिलाफ कोई और मुद्दा ढूंढ कर नहीं ला पाए, वो वोटर्स को गुमराह करने के लिए पॉकेट में संविधान लेकर आ गए, हाथ में संविधान लहराने लग गए। और अब जैसे ही मोदी ने विपक्ष के झूठ का काउंटर नैरेटिव दिया, धड़ाधड़ सबके सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हो गए, दनादन वीडियो पोस्ट होने लग गए। इंडी गुट ने एक साथ अटैक किया और लोकतंत्र की हत्या को 2014 से 2024 तक जोड़ दिया। बड़ी चालाकी से आपातकाल के वक्त लोकतंत्र की हत्या पर पर्दा डाल दिया। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें दिवस के आगे हत्या जैसा शब्द हो। पता नहीं कौन लोग सलाह देते हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को। विवेकहीन निर्णय हो रहे हैं। संविधान की हत्या की बात, संविधान ने जो झटका दिया है इस चुनाव में, उसके बाद याद आ रही है। संविधान के हर सफ़े को, हर हर्फ को, हर पन्ने को आप तार तार कर रहे हैं। ये संविधान से चल रहा है, मैं तो नहीं मानता। 5 मिनट में बिल पास कर रहे हैं, संविधान से चल रहा है। अपने प्रतिपक्षियों को येन केन प्रकार जेल में डाल रहे हैं, संविधान से चल रहा है। संविधान को स्थगित किया गया था। जो पिछले 10 साल में हो रहा है, रोज हो रहा है, वो संविधान की हत्या है। और संविधान की हत्या शब्द बोलने में हमें तो बड़ी परेशानी होती है, ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान और हत्या इकट्ठा शब्द आ रहा है। आप सोचिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता क्या है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 14 में हमारे लिए शुरू हुआ था, हमने देखा उसके बाद हम कई चुनाव हारे। अब वही हाल, उससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। बीजेपी को अच्छी तरह पता है विपक्ष ने झूठ की बुनियाद पर जो चुनाव लड़ा और उसके बाद नतीजों के तौर पर जिस तरह उनकी सीटें बढ़ी, उसने उनके मुंह में झूठ का खून लगा दिया है। अब वो हर चुनाव के लिए झूठ पर आधारित एक नई स्क्रिप्ट लिखेंगे और इसकी शुरुआत शनिवार से हो ही गई। कांग्रेस की टाइमलाइन पर जीत गया इंडिया वाला पोस्टर फिर से दिखने लगा है। ये बात सही है कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में इंडी अलायंस ने बड़ी लीड ले ली है। बीजेपी को 13 में से सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी मिली है। बिहार की रुपौली सीट से निर्दलीय की जीत हुई है। ये पहले जेडीयू के पास थी। हिमाचल की देहरा और नालागढ़ सीट जो 2022 में निर्दलीय के पास थी, वहां से कांग्रेस जीती है। हिमाचल की हमीरपुर सीट जो 2022 में निर्दलीय के पास थी, वहां से बीजेपी की जीत हुई है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट जहां से 2023 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी, वो सीट बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट आम आदमी पार्टी जीती है, लेकिन यहां बीजेपी नंबर 2 पर है, कांग्रेस नंबर 3 पर है। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट से डीएमके को जीत मिली है। उत्तराखंड के मंगलौर सीट से कांग्रेस जीती है। बद्रीनाथ सीट से भी कांग्रेस जीती है। 2022 में भी इस सीट पर कांग्रेस ही जीती थी। यानी विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी का स्कोर आने वाले चुनावों के लिए खतरे की घंटी है। मोदी की पार्टी को न सिर्फ पब्लिक का कॉन्फिडेंस फिर से जीतना है, बल्कि विपक्ष की उस फौज से भी लड़ना है जो इस जीत के बाद से ही नए तरीके से फेक खबरें फैला रहा है। इसका एग्जाम्पल उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट है। कांग्रेस ने ये सीट 2022 में भी जीती थी, इस बार भी जीती है, लेकिन कांग्रेस ये फैला रही है कि अयोध्या में राम का आशीर्वाद मिलने के बाद बद्रीनाथ में भोले बाबा का आशीर्वाद मिल गया। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले अचानक से जय बाबा बद्रीनाथ और प्रभु की लीला अपरंपार वाला पोस्टर चिपकाने लगे। राहुल जो शनिवार सुबह से एक्स से गायब थे, वो भी नतीजों के बाद मोदी को टारगेट करने लगे हैं। कांग्रेस को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन ना तो कांग्रेस के इकोसिस्टम की ओर से फैलाई जा रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रुकी है और ना ही फेक न्यूज रुकी है। वो अभी भी संविधान पर ही अटकी है, झूठ ही फैला रही है। उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री जी आज शायद किसी विवाह में शामिल हों, उनके चेहरे पे आज मुस्कान नहीं होगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं होगी, अब क्या कर सकते। लोकसभा चुनाव में संदेश
बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया, उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर बंगाल से आई है, जहां टीएमसी ने 4 में से 3 ऐसी सीटें बीजेपी से छीन ली जो 2021 के चुनाव में बीजेपी के पास थी। और ये मोदी की पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एक बार फिर इंडी वाले मोदी के पीछे पड़ चुके हैं। एंटी भाजपा वोट हो रहा है देश में, और बंगाल में प्रो तृणमूल वोट हो रहा है। तो भाजपा वो तो बोल दिया ममता दीदी, खेल शुरू हो गया। दिल्ली का मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इंडिया आ रहा है, इंडिया विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इंडिया आ रहा है। और उसमें तृणमूल का जो रोल होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडी अलायंस को एक नया मोमेंटम दे दिया है। और ये तय मानिए कि नरेंद्र मोदी पर यह हमला अब रुकेगा नहीं, लगातार होगा। लेकिन ये भी तय है कि मोदी हर हार से सबक लेके जीत की नई स्क्रिप्ट लिखेंगे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतेंगे। झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है। और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। रही बात इंडी वालों की, तो जो आज जीत का जश्न मना रहे हैं वो कल पछता भी सकते हैं, क्योंकि कल तक अंबानी अडानी के नाम पर मोदी को कोसने वाले इंडी गुट के नेता अब अंबानी की शादी में बाराती बनकर पहुंच गए हैं। उनके लिए अंबानी सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था जो अब खत्म हो गया है। उनका मकसद तो मोदी पर अटैक करना था, मगर पब्लिक ने ये सब नोट कर लिया है और आने वाले चुनावों में इसका आफ्टर इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। मोदी के जो विरोधी आज जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल हार के गम में आंसू भी बहा सकते हैं। यूपी में कल से बीजेपी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। यूपी में चुनाव अभी बहुत दूर है, 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी अभी से तैयारी क्यों कर रही है? यूपी में अगले कुछ महीने क्या होगा, इस एक्सरसाइज से तय होगा। एक एक्सरसाइज योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। इतना तय है, यूपी में ना नेता बदल रहा है, न मॉडल बदलेगा, सिर्फ सलीका बदल रहा है, जिसमें बहुत कुछ विशेष है। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। बीजेपी का जो नेता, जो विधायक यूपी सरकार पर सवाल उठाता है, योगी राज की कमी गिनाता है, वो अखिलेश यादव की टाइमलाइन में सबसे ऊपर होता है। अखिलेश यादव बीजेपी की कमी और अपने पीडीए की तारीफ में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं और सबूत के तौर पर योगी के विधायक का वीडियो लगाते हैं।
इस वक्त योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया जा रहा है। बात कहीं से भी शुरू हो, बात योगी पर ही लाई जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो शख्सियत नहीं है जो दबाव में बदल जाए। योगी मॉडल बदलेगा नहीं। कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो। इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के इस शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। 24 का रण खत्म हो चुका है। अब जो कुछ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सबका मकसद एक है। 2027 यूपी चुनाव। कैसे 24 के नतीजों के बाद 27 के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो सुनिए। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। रमेश मिश्रा के बयान ने यूपी में सियासी भूचाल मचा दिया। समाजवादी पार्टी को मौका मिला तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया भी। रमेश मिश्रा ने ऐसा क्यों कहा? वीडियो कैसे वायरल हुआ? वो केंद्रीय नेतृत्व से क्या चाहते हैं? ये सवाल हमारी टीम ने सीधे रमेश मिश्रा से पूछे। जवाब सुनिए। मिश्रा जी, क्यों आपको जरूरत पड़ी ऐसे बयान वायरल करने की, जिसमें आपने कहा कि 2027 में अगर ऐसी स्थिति रहे तो सरकार नहीं बन पाएगी? पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, मैंने ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं किया। बस आपस में समीक्षा चल रही थी और उसमें किसी मित्र ने ही वीडियो बना करके उसको वायरल कर दिया और उस वीडियो में कहीं मैंने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं करी है। क्योंकि हम विधायक हैं, 2-2 बार से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं और मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर को जो कफन लगेगा वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा। मैं उसमें का कार्यकर्ता हूँ। आपने वीडियो में अपील की केंद्रीय नेतृत्व कठोर निर्णय ले। किस तरीके से कठोर निर्णय? क्या आप शासन प्रशासन स्तर पे कोई बदलाव चाहते हैं, संगठन के स्तर पे कोई बदलाव चाहते हैं, सरकार के स्तर पे कोई बदलाव चाहते हैं? देखिए, वो बदलाव की बात नहीं है। उसमें हमने इसलिए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व पूरे प्रदेश में कहीं भी चुनाव होता है पूरे देश में तो केंद्रीय नेतृत्व ही चुनाव लड़ाती है। तो मैंने कहा है उसमें कि हमारी केंद्रीय नेतृत्व से मैं अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश पे केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा फोकस करे। जब वो ज्यादा फोकस करेंगे तो कमियों को ढूंढेंगे, कहाँ कमी है, कार्यकर्ता क्यों नाराज है, बूथ वाला कैसे है, हमारा जो पन्ना प्रमुख है वो कैसे है, विधायक कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। टोन जरूर बदल गई है, लेकिन यूपी में अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। नए समीकरण बनाए जा रहे हैं, पुराने फॉर्मूले बदले जा रहे हैं। यूपी में एक और वीडियो वायरल है जो समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा बनेगा। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है।
धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यही आपकी इज्जत बची नहीं। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। ऐसा नहीं है यूपी में करप्शन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है जहां से भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, एक्शन तुरंत हो रहा है। पिछले 4 दिन में 2 एसडीएम, नायब तहसीलदार, कई अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। योगी करप्शन पर बड़ा एक्शन कर रहे हैं। जहां अवैध कब्जा किया गया है, जहां बिना नक्शे के सरकारी जमीन पर इमारतें खड़ी की गई हैं, वहां बुलडोजर चल रहा है। ये मथुरा की तस्वीर है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर पानी गांव की यमुना पुल तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ किसी के दबदबे पर नहीं लड़ेंगे, किसी के इशारे पर फैसला नहीं लेंगे, ना किसी के कहने पर योगी मॉडल बदल जाएगा। योगी अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना है। धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है। धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है, जो देश काल और परिस्थितियों से अप्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं। योगी जहां पर खड़े होकर कर्म और धर्म समझा रहे थे, उसके बैकग्राउंड को देखिए। बाएं तरफ राम मनोहर लोहिया की तस्वीर लगी है, ऊपर उनका नाम लिखा है। योगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना लोहिया नीति पर हुई। राम मनोहर लोहिया ऐसे नेता हैं जिनका सबसे ज्यादा सम्मान अखिलेश यादव करते हैं। लोहिया ने भारतीय राजनीति को बदला, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी वाले सिद्धांत को जमीन पर उतारा। उसी पोस्टर के नीचे खड़े होकर योगी ने राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय कर्तव्य का अर्थ समझाया। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव भी अब राष्ट्रीय राजनीति में सपा का नाम बड़ा करना चाहते हैं। मुंबई में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया और इंडी अलायंस को सुना दिया। अखिलेश यादव को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव में हिस्सेदारी चाहिए। अगर सीट शेयरिंग सही से नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। 10 सीटों पर इलेक्शन होगा। ये चुनाव कांग्रेस, सपा, बीएसपी और बीजेपी हर किसी के लिए बेहद अहम है। लोकसभा नतीजों के बाद अखिलेश यादव का अपर हैंड है। अगर कांग्रेस को अलग किया तो नुकसान
कांग्रेस का हो जाएगा। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। और यूपी में पकड़ बनाने का कांग्रेस को ऐसा मौका फिर जल्दी नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव PDA 2 पर काम कर रहे हैं। 27 के लिए नया जाति समीकरण तैयार कर रहे हैं। इस बार वैश्य वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश है। अखिलेश का पूरा ध्यान जाति वोट तोड़ने और जोड़ने पर है। उनको लगता है इसी वजह से अयोध्या जीत पाए, यूपी में मोदी लहर रुकी। लेकिन अयोध्या तोड़ने नहीं जोड़ने के लिए है। ये छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव हैं, आदिवासी नेता भी हैं। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राम मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं। 24 में अखिलेश यादव कामयाब हुए, 5 सीट से 37 तक पहुंच गए, लेकिन लखनऊ से अब भी दूर हैं। 2017 से ये दूरी बनी हुई है, 27 तक बनी रहेगी। लेकिन 27 में क्या होगा, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। चैलेंज योगी के लिए भी बराबर है। 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव हुआ। योगी ने यूपी में लीड किया। 24 में यूपी में ग्राफ डाउन हुआ। 27 तक इसका साइड इफेक्ट जाएगा या योगी इफेक्ट ग्राफ उठा देगा, इसके लिए भी काम तेजी से हो रहा है। यूपी में इस वक्त बाढ़ का कहर बरपा है। सैकड़ों गांव डूब गए, लोग बेघर हो गए, तो मदद के लिए सरकार आगे आ गई।